बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी अकबर ने बिलाशुबा मुझसे बहुत भयानक इंतकाम लिया था, लेकिन इस सारे सेटअप में चौधरी आजम की मौत कहीं फिट नहीं बैठती थी। शायद वो चौधरी अकबर के किसी दूसरे दुश्मन की कारस्तानी थी। इसी तरह उसके मामू और दोस्त का कत्ल भी इसी सिलसिले की कोई कड़ी हो सकता था, जो शायद खुद तो चौधरी अकबर के हाथों मारा जा चुका था, लेकिन इसके काम को चौधरी अकबर ने मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि चौधरी अकबर ने जिस तरह मेरे घर वालों को हलाक किया या कराया था, इसी तरह वो मुझे भी बेखबरी में मरवा सकता था। इसे इतना लंबा सेटअप तरतीब देने की क्या ज़रूरत थी? कुछ देर सोचकर मैंने इस बात पर ज़्यादा सर खपाने की ज़रूरत महसूस ना की, क्योंकि ये बात बाद में खुद ब खुद खुलकर सामने आने वाली थी। नज़रगुल ये तमाम बातें बताकर चला गया था। मैं अलबत्ता मुख्तलिफ किस्म की सोचों में घिरा काफ़ी देर तक घुटनों में सर दिए बैठा रहा। नज़रगुल के कहने के मुताबिक पुलिस ने पहलवान होटल और मेरे गांव के मुख्तलिफ रास्तों पर मेरी तलाश में मुखबर छोड़ रखे थे, और इस दिन मेरे बस से उतरते ही मुझे पहचान लिया गया था। 11-12 बजे के करीब चौधरी अकबर एक मरतबा फिर थाने पहुंच गया था, और इसके पहुंचते ही एक बार फिर मुझे टॉर्चर सेल पहुंचा दिया गया। क्या हाल है फौजी साहब? चौधरी अकबर मुझे देखते ही तंजिया लहजे में चहका, मगर मैंने उसे जवाब देने के बजाय खामोश रहने को तरजीह दी। भाई वाह ताहिर साहब, वो थानेदार को दाद देते हुए बोला, आपने तो वाकई इसकी बोलती बंद कर दी। जवाबन थानेदार कहका लगाकर बोला, चौधरी साहब, इससे कई बड़े फन्ने खान और टेढ़े खान मैं सीधे कर चुका हूँ, ये गरीब तो किसी शुमार में नहीं है। ठीक है थानेदार साहब, आज इसके जराइम का इकरारनामा लेकर इसे अदालत में पेश कर दो। फिक्र न करो चौधरी साहब, ये क्या, इसके तो बड़े भी कब्र से उठकर अपने किए का इकरार करेंगे। ये तो है, चौधरी अकबर हंसकर बोला। बहरहाल चलो ऑफिस में बैठते हैं, इसके लिए ये काफ़ी है। वो सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, और वो दोनों अकूबत खाने से निकलते चले गए। उनके जाने के बाद एक मरतबा फिर मुझे उन्हीं अजीतों से गुजारा जाने लगा जिनसे मैं पहले भी गुजर चुका था। ये अजीतें अभी मेरे मुकद्दर में लिखी जा चुकी थीं, और इनसे छुटकारा पाना इसी सूरत में मुमकिन था कि मैं वहां से फरार हो जाऊं या फिर मर जाऊं। और मैं अव्वलुल ज़िक्र सूरत पर अमल करने के लिए जहनी तौर पर तैयार हो गया। अगले दिन इंस्पेक्टर ताहर ने मुझे अदालत में पेश करके मेरा 1 हफ्ते का जिस्मानी रिमांड ले लिया। रास्ते में उसने मेरे फरार की कोशिशों को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत सख्त रखा था। इतनी सख्त निगरानी में मैं फरार के बारे में सोच तो सकता था, लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल था। इस हफ्ते के दौरान थानेदार की कोशिश रही कि मुझसे इन नाकर्दा जराइम का इकरार करा ले, जिनकी बाबत नज़रगुल मुझे पहले से मुतला कर चुका था। गो मैं वक्ती तौर पर इन जराइम का इकरार करके अदालत के सामने अपने इस इकरारी बयान से मुकर भी सकता था, मगर गंडापुरी खून ने मुझे इस किस्म की कमजोरी दिखाने का मौका न दिया। नज़रगुल की मेहरबानी से मेरी अपने बहनोई असलम, जो कि मेरा मामूजाद भी था, से मुलाकात हो गई। उसके समझाने और तसल्ली देने पर मैंने अपनी जंग कानून के दायरे में रहते हुए लड़ने का फैसला कर लिया। ये एक सब्र आज़मा और मुश्किल फैसला था, मगर असलम के बार बार समझाने और इल्तिजाएं करने पर मैंने अपने फरार का फैसला फ़िलहाल मुलतवी कर दिया था। असलम के कहने के मुताबिक चौधरी अकबर खुद ही अपने भाई का कातिल था, और इसी ने अपने मामू और दोस्त को भी हलाक किया था। अपने भाई को जायदाद के लिए, और बाकी दोनों शायद उसके भाई के कत्ल में उसके शरीक थे, इसलिए उसने गवाहों का भी कला कमा कर दिया था। इसी वजह से वो ये कोशिश भी कर रहा था कि मुझे अदालत इन तमाम के कत्ल के जुर्म में फांसी की सज़ा दे। इस तरह वो एक तीर से 2 शिकार करना चाह रहा था कि मुझे फांसी होने की सूरत में वो खुद ब खुद बेगुनाह ठहरता, और मेरी मौत यूं भी उसका मतमा नज़र थी। असलम की मदद से मैंने अपने लिए एक काबिल वकील की खिदमात हासिल की थी, मगर इससे पहले कि मुझे दोबारा अदालत में पेश किया जाता, मेरी यूनिट वाले मुझे लेने के लिए पहुंच गए। मैं हवालात में सर झुकाए मुख्तलिफ किस्म की सोचों में मशगूल था कि नज़रगुल की आवाज़ सुनाई दी, उमरी, कुछ फौजी तुझे लेने आए हैं। क्या? मैं हैरत से उछल पड़ा। उनको कैसे पता चला कि मैं हवालात में हूँ? तुम्हारे गिरफ्तार होते ही तुम्हारी यूनिट को इस बारे सिग्नल दे दिया गया था। कितने आदमी हैं? मैंने पूछा। 5। अल्फाज उसके मुंह में ही थे कि बहुत सारे कदमों की आवाज़
मुझे इस कमरे की तरफ आती सुनाई दी। मैंने यूनिट में बहुत कम वक्त गुजारा था, इसलिए इनमें से 4 बंदे मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। अलबत्ता 5वें बंदे को देखकर मेरा दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा। हमेशा हंसने मुस्कुराने वाला अमजद उस वक्त नहायत संजीदा दिखाई दे रहा था। इंस्पेक्टर ताहिर उनके साथ था। एक सिपाही ने हवालात का दरवाज़ा खोला। सबसे पहले नायब सूबेदार का रैंक लगाए हुए शख्स ने मेरी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, नायब सूबेदार सबर अब्बास। सर, मैं आपको वेलकम कहने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं फीकी सी हंसी के साथ बोला, मुझे आपके घर वालों के बारे सुनकर अफसोस हुआ। ये कहकर उसने एक तरफ होकर अपने साथ आने वालों को मेरे करीब पहुंचने का रास्ता दिया। अमजद सबसे आखिर में मुझे मिला। काफ़ी देर तक अपनी छाती के साथ भेंचते रखने के बाद वो गलोगीर आवाज़ में बोला, जानू, हम बदला लेंगे, मगर वक्त आने पर। अमजद से मुलाकात मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकवीयत का बायस बनी थी। सूबेदार साहब, हमारा कैदी कब तक वापस कर दिया जाएगा? इंस्पेक्टर ताहिर ने नायब सूबेदार सबर अब्बास से पूछा। उसके मनहूस चेहरे पर मुझे फटकार बरसती नजर आई। कुछ यकीन से नहीं कह सकता। सांवली रंगत, हल्के घुंघराले बाल, पुरकशिश चेहरा और स्मार्ट बॉडी रखने वाला सूबेदार नहायत धीमे लहजे में बोला, इसका इन्हिसार हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर है कि वो इसको कितना अरसा अपने पास रखता है। ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद मैं फौजियों की निगरानी में थाने से बाहर निकल आया। बाहर एक फौजी जीप मौजूद थी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर एक फौजी ड्राइवर पहले से बैठा हुआ था। वो शायद उन्होंने जीप की निगरानी के लिए छोड़ा था। आप गिलगत से इसी जीप में आए हैं? मैंने अमजद से पूछा। गिलगत नहीं, डोमेल को हो, वो हमारी बटालियन हेडक्वार्टर का नाम लेता हुआ बोला। छुट्टी काट ली है या किधर यार? अभी पिछले हफ्ते बामुश्किल रास्ते खुले हैं। बटालियन हेडक्वार्टर पहुंचने पर आपकी गिरफ्तारी के बारे मालूम हुआ। आपके इलाके का कोई बंदा भी यूनिट में मौजूद नहीं था, इसलिए रहबर के तौर पर मैं इनके साथ आ गया हूँ। यूं भी छुट्टी जाने से पहले मैंने आपसे मिलने के लिए आना था। वो मेरे घर वालों का जिक्र करते करते रह गया था। वाकई मरने वालों को भुलाना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल तुम सुनाओ, इतना अरसा कहाँ गायब रहे? मैं सोच में डूबते हुए बोला। मैं इंडिया की सरहद पार कर गया था और अभी बामुश्किल हफ्ता हुआ है कि वापस पहुंचा हूँ। इंडिया की सरहद? वो हैरानी से बोला, मगर वो कैसे? बस यार, मेरी किस्मत में घर वालों से मिलना नहीं लिखा हुआ था। इंडिया की हदूद में दाखिल होना एक बहाना बन गया। फिर भी इतने हफ्ते? उसने कहा, ये एक लंबी कहानी है यार, फिर कभी सही। अभी क्यों नहीं? हमने बटालियन हेडक्वार्टर तक इसी जीप में सफ़र करना है, और इतना लंबा सफ़र कैसे कटेगा? उमर जान, हम आपके फरार के मुहर्रकात से तो अमजद की ज़ुबानी वाकिफ़ हो चुके हैं। अलबत्ता इसके बाद क्या हुआ, इसके बारे जानने के लिए हम सब बेचैन हैं। अगर महसूस ना करो तो ये कहानी सुनना हम भी पसंद करेंगे। नायब सूबेदार सबर अब्बास पुरइश्तियाक लहजे में बोला। उनका इसरार देखते हुए मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर धीरे धीरे टॉप 3 पर खत मिलने के बाद के वाक़यात दोहराने शुरू कर दिए। उस वक्त मैं शीशनाग के साथ होने वाली लड़ाई की तफसीलात बता रहा था, जिस वक्त ड्राइवर ने गाड़ी एक होटल के सहन में मोड़ दी। मेरा ख्याल है सर, खाना खा लेते हैं, गाड़ी रोककर ड्राइवर ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, वो चौंकते हुए बोला, दिन का खाना भी रह गया है। उमर जान, बाकी कहानी बाद में। हम सब होटल के सहन में पड़ी हुई चारपाइयों पर बैठ गए। होटल का मालिक हमें देखकर खुद ही आर्डर लेने के लिए भागा। खाने के दौरान खामोशी छाई रही। अमजद ने 1-2 नवाले लेकर खाना छोड़ दिया था, और इसकी वजह लाजमन वो दुख था जो इसे मेरे खानदान वालों के मरने पर हुआ था। मैंने काफ़ी दिनों से कोई ढंग का खाना नहीं खाया था। इसी वजह से मैं अपने आप को जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर सा महसूस कर रहा था। गो मेरे लिए भी अपने घर वालों के बिछड़ने का दुख कोई पुराना नहीं था। हफ्ता पर पहले ही मैं इस बात से मुतला हुआ था, लेकिन हैरानकुन तौर पर मैंने अपने आप पर काबू पा लिया था। खाना खाकर हम दोबारा जीप में सवार हो गए। चल भाई उमर जान, नायब सूबेदार सबर अब्बास जीप की फ्रंट सीट पर बैठता हुआ बोला, हम तुम्हारी बाकी मानदा कहानी सुनने के लिए बेचैन हैं। और मैंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू किया जहां पर ख़त्म किया था, और इसके बाद कहानी के इख्तिताम तक जीप में सिर्फ मेरी आवाज़ गूंजती रही। उस वक्त हमारी जीप
एबटाबाद में दाखिल हो रही थी जब मैंने अपनी कहानी ख़त्म की। वो रात हमने एफएफ सेंटर में बसर की और अगले दिन सुबह सवेरे दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में ज़्यादातर मैं और अमजद महवे गुफ्तगू रहे। इससे अगली सुबह जंगलोट में तलू हुई, लेकिन हम वहाँ सिर्फ नाश्ता करने के लिए रुके और फिर अस्तोर की तरफ रवाना हो गए जहाँ हमारी यूनिट का रेयर हेडक्वार्टर था। एक दिन अस्तोर में गुजार कर हम बटालियन हेडक्वार्टर रवाना हो गए। वहाँ से बटालियन हेडक्वार्टर एक दिन के फासले पर था। बटालियन हेडक्वार्टर पहुँचने के अगले दिन ही मुझे कमांडिंग ऑफिसर के सामने पेश कर दिया गया। उमर जान मेरे दफ्तर में दाखिल होते ही एक लम्हा खामोश रहने के बाद कमांडिंग ऑफिसर अफजल महमूद खान साहब गोया हुए। मुझे आपके घर वालों के साथ पेश आने वाले वाक़ये का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। ये आपकी नज़र में शायद आपके किसी दुश्मन की कार्रवाई हो। बहरहाल इस सिलसिले में अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो आप बिला झिझक कह सकते हैं। शुक्रिया सर। अगर मैंने कोई ज़रूरत महसूस की तो सबसे पहले आपको ही जहमत दूंगा। ये तो थी प्राइवेट गुफ्तगू। अब आते हैं सरकारी बात की जानिब। तुमने फॉरवर्ड पोस्ट से भगोड़ा होकर जो बेवकूफ़ी का सबूत दिया है, इसकी मिसाल देना मुश्किल है। एक कमांडो से मुझे इस काम की तवक्का नहीं थी। कमांडर ने मुझे तुम्हारा कोर्ट मार्शल करने का हुक्म दिया है, लेकिन मैं अपने इख्तियारात बरूए कार लाते हुए इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मौजूदा सर्विस के हकूक देकर घर भेज दूँ, और ये सब भी मैं तुम्हारी घरेलू परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए कर रहा हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक़ है तुम्हारे कत्ल के मुकदमात, इस सिलसिले में मैं आपकी माली इमदाद के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने एक लम्हे खामोश होकर मेरे चेहरे का जायजा लिया और फिर कहा, तुम्हें कुछ कहना है? जी सर, सिर्फ इतना कि जिन हालात ने मुझे टॉप 3 से भगोड़ा होने पर मजबूर किया, वो हालात आपके सामने हैं। मेरे तमाम घर वाले घर के अंदर महबूस करके जला दिए गए। ठीक, मगर ये वाक़या तुम्हारे भगोड़ा होने के बाद पेश आया। सर, अपने कमीने दुश्मनों से मैं पहले वाकिफ था और इनसे मुझे तवक्का भी यही थी, मगर अफसोस कि मैं टाइम पर घर ना पहुंच सका। ये भी ठीक है, वो इत्मीनान से बोले। और कुछ? क्या तुम नौकरी पर बहाल होना चाहते हो? नो सर, ये तो वैसे ही मेरा दिल चाह रहा था कि आपको अपने हालात से आगाह कर दूं। मैं भगोड़ा होने में हक बजानिब था। अगर इस वक्त मैं वायरलेस पर आपको अपने मसले से आगाह करता तो आप मेरे लिए कभी भी 10 जवानों को दाव पर ना लगाते। रास्ते बंद थे और मेरी पोस्ट पर हेली का उतरना नामुमकिन था। इस तरह आप मुझे अकेले जाने की इजाज़त भी नहीं दे सकते थे। ये सब कुछ सोचकर मेरे लिए आखिरी सूरत यही बचती थी जो कि मैंने किया। ये भी मान लिया जवान। वो अपने हाथ में मौजूद पेन को पेन होल्डर में रखता हुआ बोला, मुझे ये भी पता है कि तुम बेगुनाह हो। तुम्हारी सारी कहानी गुज़श्ता रात नायब सूबेदार सबर अब्बास मेरे गोश गुजार कर चुका है, लेकिन अफसोस की अदालत सबूत मांगती है। अगर एक कर्नल की गवाही तुम्हारी जान छुड़ा सकती है तो मैं ज़रूर अदालत के रूबरू हाजिर होकर तुम्हारे हक में गवाही देता। थैंक यू सर, मैं ममनूनियत से बोला। मेरे लिए आपकी इतनी हौसला अफजाई काफ़ी है। इट्स ओके। वो एक मरतबा फिर पेन हाथ में पकड़कर मेरे डॉक्यूमेंट्स पर झुकता हुआ बोला। ये इस बात का इशारा था कि मैं जा सकता हूँ। मेरे साथ खड़े ओहदेदार ने मुझे होशियार कराया और पीछे फिराकर बाहर जाने का हुक्म दिया। और आखिरी बात, इससे पहले कि मैं दफ्तर से बाहर निकलता, कर्नल साहब की पाटदार आवाज़ गूंजी और मैं बेख्तियार रुककर उसकी जानिब मुड़ा। अगर वो कहानी सच है जो तुमने सबर अब्बास को सुनाई है, तो फिर कोशिश करके उस लड़की से वो सारे अखबारात मंगवा लो जिनके अंदर तुम्हारे बारे इश्तिहारात छपते रहे हैं। लड़की से कर्नल की मुराद शीतल थी। मेरे जहन में झमक्का सा हुआ। कर्नल साहब ने बहुत दूर की बात की थी। वो अखबारात मेरी बेगुनाही का मुंह बोलता सबूत थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने एक मरतबा फिर दोबारा कर्नल साहब को सलूट किया और दफ्तर से बाहर निकल आया। 3 दिन बटालियन हेडक्वार्टर में गुजार कर चौथे दिन हम वापसी के लिए रवाना हुए। इस मरतबा अमजद साथ था। छुट्टी का सर्टिफिकेट अमजद ने वहीं से ले लिया था। रावलपिंडी पहुंचकर मैंने सबर अब्बास से कहा, सर अगर इजाज़त हो तो एक फ़ोन कर लूँ? कर लो, वो धीमी आवाज़ में बोला। और फिर ड्राइवर से कहा, जैसे ही कोई पीसीओ नज़र आए गाड़ी रोक लेना। उसके लिए शहर के अंदर जाना पड़ेगा सर। ड्राइवर मोदबाना लहजे में बोला। कोई बात नहीं, चले जाओ। और ड्राइवर ने गाड़ी पिंडी शहर के अंदरूनी जाने मोड़ दी और एक बड़े से पीसीओ के करीब पहुंचकर उसने गाड़ी को रोक दिया। अमजद और सबर अब्बास साहब मेरे साथ पीसीओ के अंदर की जानिब बढ़ गए।
जबकि बाकी तमाम गाड़ी में बैठे रहे। मैंने शीतल के घर का नंबर पीसीओ वाले को बताकर कहा, यह दिल्ली का नंबर है, कोड वगैरह खुद ही लगाते रहो। इंडिया वाला दिल्ली? उसने पूछा और मेरे इस बात में सर हिलाने पर नंबर डायल करने लगा। जैसे ही ट्यून जाने लगी उसने रिसीवर मुझे पकड़ा दिया। थोड़ी देर घंटी बजने के बाद किसी ने फ़ोन उठाया। हेलो, एक औरत की आवाज़ फ़ोन से उभरी। जी, शीतल से बात करनी है, मैं जल्दी से बोला। बीबी जी तो दफ्तर में होंगी, आप वहीं फ़ोन कर लें। दफ्तर का नंबर? मैंने पीसीओ वाले का राइटिंग पैड अपनी तरफ खिसकाते हुए पूछा। उसने दफ्तर का नंबर दोहराकर फ़ोन बंद कर दिया। भाई ये नंबर मिला दें। मैं पैड उसकी तरफ वापस बढ़ाते हुए बोला। ये भी दिल्ली का ही है ना? उसने पूछा। जी, मैं मुख्तसरन बोला और वो एक मरतबा फिर नंबर डायल करने लगा। ये लें, घंटी जा रही है। उसने रिसीवर मेरी जानिब बढ़ाया। दास स्टील मिल्स। मिस, मुझे शीतल हरिचरण दास से बात करनी है। रिसीवर से उभरती नस्वानी आवाज़ फ़ोन ऑपरेटर की थी। उसका तारफी खुतबा पूरा होने से पहले मैंने अपना मुद्दा बयान किया। जी सर, बात करें। उसके लहजे में मेरे कतई कलामी के बायस हल्की सी नाराज़गी थी, लेकिन हल्की सी टून बजने के बाद रिसीवर में शीतल की मशहूर कुन आवाज़ गूंजी। गो मैं पहली मरतबा फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुन रहा था, लेकिन इसके बावजूद मुझे इसे पहचानने में दिक्कत महसूस ना हुई। शीतल स्पीकिंग। शीतल, मैं उमर जान बात कर रहा हूँ। जान, तुम कैसे हो? वो पुरजोश लहजे में बोली। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। मैं क्या सुनाऊं? बम्बई से वापसी पर पिताजी ने रेगुलरली ऑफिस में बिठाना शुरू कर दिया है। कहते हैं मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या पता कब बुलावा आ जाए। मेरे बाद तुमने ही तो सब कुछ संभालना है। ये तो वो ठीक कहते हैं। बहरहाल तुम मेरा एक काम करो। वो तो मैं कर लूँगी, पर तुम अपनी सुनाओ। अंकल आंटी कैसे हैं? अदनान तो आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ होगा। दीदी कैसी हैं? शीतल, सारे मुझे छोड़कर चले गए। मैं अफसुर्दा आवाज़ में बोला। मुझे भी कत्ल के कई झूठे मुकदमात का सामना है। आप जितनी जल्दी हो सके मुझे वो अखबारात पार्सल कर दो जिनके अंदर मेरी बाबत कुछ छपा है, ताकि मैं अपने मुकदमे की पैरवी कर सकूं। छोड़कर चले गए? मैं समझी नहीं। हवेली को आग लगने की वजह से मैं कोशिश के बावजूद अपना फ़िक्रा मुकम्मल न कर सका, लेकिन इस नामुकम्मल फ़िक्रे से भी शीतल को मेरी बात समझने में दिक्कत महसूस न हुई। ओ नो! शीतल के होंठों से फ़कत इतना ही निकला और फिर खामोशी छा गई। मुझे पता था कि हर हसास आदमी के लिए यह खबर शौक का बायस बन सकती थी, और शीतल भी इस वक्त इस कैफियत में मुब्तला हो गई थी। मैं इसे तसल्ली देता हुआ बोला, मुझे पता है कि आपको ये सब सुनकर बहुत दुख पहुंचा है। मैं भी गांव में दाखिल होते ही गिरफ्तार हो गया था, इसलिए पहले आपको आगाह ना कर सका। बहरहाल जो होना था वो तो हो चुका। अब जाने वालों के लिए जितने दुख और गम का इजहार किया जाए वो वापस आने वाले नहीं। ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। वो अफसुर्दा लहजे में बोली। क्या मैं आ जाऊं अगर अदालत में मेरी ज़रूरत? नो शीतल, तुम बस इस पते पर वो तमाम अखबारात पार्सल कर दो जिनमें मेरे बारे कुछ छपा हो। ये कहकर मैंने इसे अमजद के घर का पता नोट करा दिया। मैं आज ही ये सब कुछ कर लेती हूँ। इसके अलावा अगर कोई और काम हो या रकम वगैरह की ज़रूरत हो तो बिला झिझक कह सकते हो। थैंक यू शीतल, अगर ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा। ये एड्रेस गालबन आपके इसी दोस्त का है जिसका जिक्र आपने मुझसे कई मरतबा किया था। हाँ, ये इसी का है, मैं मुख्तसरन बोला। ओके जान, फ़ोन करते रहना, या आपका कोई नंबर हो तो मुझे लिखवा दो, मैं फ़ोन कर लिया करूँगी। नहीं, मेरे पास इस तरह की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। मैं इंशाअल्लाह ताला खुद ही राब्ता कर लिया करूँगा। अभी खुदा हाफिज़। मैंने अलविदाई कलमात कहे और फ़ोन बंद कर दिया। अमजद ने मेरे बताए बगैर एक बड़ा नोट निकालकर पीसीओ वाले की तरफ बढ़ा दिया। फ़ोन के चार्जेस काट कर उसने बकाया रेज़गारी अमजद की तरफ बढ़ाई और हम पीसीओ से बाहर निकल आए। वो रात हमने पिंडी में ही एक आर्मी की यूनिट में गुजारी और सुबह सवेरे रहमान खेल की तरफ चल पड़े। शाम होने से कुछ देर पहले हम रहमान खेल थाने में पहुंच गए। पुलिस के हवाले करने के बाद बाकी तमाम तो रुखसत हो गए, अलबत्ता अमजद वहीं टिका रहा। जारी है।